नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। इस कार्यक्रम में हम सियासत के जटिल दांवपेच को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप भले ही सियासत से मुंह मोड़ लें, लेकिन इसके असर से आप एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी सियासत के हर लफ्ज को समझें, हर चाल को जानें और हो सके तो आप भी सियासत करें, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता की सियासत ही शांति और तरक्की को सुनिश्चित कर सकती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो बड़े दलों के अलावा चार छोटे दलों ने एक अलग कहानी लिखी है, नई कहानी लिखी है, बड़ी कहानी लिखी है। इन छोटे दलों की बड़ी कहानी के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन छोटे दलों के आधार पर आप ये आकलन कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का समाज कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखता है, किस तरह के राजनीतिक फैसले ले रहा है और उसके क्या निहितार्थ हैं राजनीति में। इन चार दलों के अलावा और भी कुछ छोटे दल हैं जिन्होंने इस बार देखा जाए तो जमीन पर थोड़ी हलचल मचाई है, लेकिन ये चार दल चूंकि इन्होंने एक कमाल किया है, बड़े दलों की लड़ाई में इन्होंने अपनी स्थिति पहले से मजबूत की है, इसलिए इन दलों की चर्चा कर रहा हूं मैं। और इनमें सबसे बड़ा दल है अपना दल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल। अपना दल के बारे में अगर हम बात करें तो अपना दल अनुप्रिया पटेल के पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इसको 1995 में बनाया था। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इसमें से जो तीन दल हैं, चार दलों में से जो तीन दल हैं, उसके नेता, उसके स्थापक कहीं ना कहीं काशीराम की राजनीति से निकले हुए। काशीराम के जो उत्तर प्रदेश में एक सियासी प्रयोग था, उस प्रयोग से जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों ने भले ही इस बार बसपा को किनारे कर दिया है, उसको एक सीट पर समेट दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं काशीराम की राजनीति की विरासत संभाले इन दलों ने अपनी कामयाबी से एक नई कहानी लिखी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की। अपना दल की स्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी। अनुप्रिया पटेल के पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने 1995 में इस दल का गठन किया। इससे पहले वो मायावती के साथ, कांशीराम के साथ की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1995 में ये फैसला किया कि अब वो उन्होंने एक जो अपनी बिरादरी यानी कुर्मी बिरादरी को लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और माना जाता है कि लखनऊ में उन्होंने एक ऐसी रैली की और कुर्मियों की उसमें इतनी बड़ी भीड़ हुई जिसकी वजह से माना यह गया कि वो कुर्मियों के एक छत्र नेता के रूप में उभर रहे हैं और कुर्मी समाज का उनको एक बड़ा समर्थन हासिल होने जा रहा है। हालांकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने जीवन में कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने जो कहानी लिखी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय का लगभग 6% वोट है और इन 6% वोट को इससे पहले तक आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया हुआ था, क्योंकि उसके साथ बेनी प्रसाद वर्मा जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने एक सामाजिक समीकरण अपने हिसाब से बनाया था। उन्होंने अपने समकक्ष बेनी प्रसाद वर्मा को रखा था जो कुर्मी समुदाय का नेतृत्व करते थे। उन्होंने अपने समकक्ष जनेश्वर मिश्र को रखा था जो ब्राह्मण समुदाय का नेतृत्व करते थे। और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इन तीन समुदायों को साथ लेकर आगे बढ़ के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन जब सोनेलाल पटेल ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की तो माना यह गया कि अब कुर्मी समुदाय केवल बेनी प्रसाद वर्मा के साथ नहीं रह पाएगा, और इसको साबित किया अनुप्रिया पटेल ने अपनी राजनीति से। और किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है जो 2012 के बाद साफ तौर पर दिखाई देता है। 2012 में उन्होंने 2 सीटें जीती और वो दोनों सीटें जीतकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तब समझौता किया था। 2002 में ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और जो समझौते में जितनी सीटें मिली उसमें से 2 सीटें जीत ली।
2012 में आपको मालूम है अखिलेश यादव की सरकार बनी, अनुप्रिया पटेल विपक्ष में बैठी रही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। और 2017 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का एक आक्रामक तेवर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का एक दावा पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी। 2017 में अनुप्रिया पटेल को समझौते के तहत, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते के तहत 11 सीटें मिली और उन 11 सीटों में से 9 सीटें जीतकर अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यानी 2 सीटों वाली पार्टी अब 2017 में और मजबूत होकर 9 सीटों वाली पार्टी बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब जो कहानी 2022 में बनी है वो ये कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी ताकत बढ़ाई और चूंकि 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे जो छोटे दल थे वो साथ छोड़ गए थे, जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसकी वजह से अनुप्रिया पटेल को ज्यादा सीटें मिली समझौते में। उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से देखा जाए तो किस तरह से 2 सीटों वाली पार्टी ने 2022 आते आते 12 सीटों पर अपनी उपस्थिति मौजूद करा दी है। और एक खास बात और कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बसपा और कांग्रेस को छोड़ते हुए अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुप्रिया पटेल ने कुर्मी समाज के एक महत्वाकांक्षा को अपने साथ जोड़े रखा है, और वह भी तब जब अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज को अपने साथ करने के लिए अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल की एक और घटक है, अपना दल कमेरावादी, उसके साथ गठबंधन किया और कृष्णा पटेल को अपने पाले में कर लिया। तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां के समाजवादी पार्टी के पाले में जाने के बावजूद एक अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है और एक खास अपने परिवार के प्रति एक स्नेह दिखाया है। उन्होंने कृष्णा पटेल जो खड़ी थी उसके खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और ना उस क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने अपने उम्मीदवार उतारे थे उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार करने गई। तो ये एक अलग तरह की राजनीति से अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की है और अब अपना दल उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें बताना जरूरी है कि अनुप्रिया पटेल की बहन ने पल्लवी पटेल ने, जो अपनी मां के साथ राजनीति कर रही हैं, यानी कृष्णा पटेल के साथ राजनीति कर रही हैं, अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ राजनीति कर रही हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया है। तो ये एक उल्लेखनीय डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के बाद जो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं वो हैं डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद के बारे में अगर बात करें तो वो पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर हैं और उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में खास काम किया है और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद राजनीति में आने से पहले एक एक्टिविस्ट के तौर पे माने जाते थे। उनका संगठन था और उन्होंने कई संगठनों में काम किया है और उनका भी मूल रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने कांसीराम की पार्टी यानी बामसेप के साथ कभी काम किया था और वहीं से उन्होंने एक तरह से एक्टिविज्म अपने अंदर एक समाहित किया था और वही एक्टिविज्म उनको जिंदगी में उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद की। 2015 में डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए, उसको 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन तेज किया और उन्होंने संत कबीर नगर और गोरखपुर की सीमा पर एक जगह है कसरवल, वहीं पे उन्होंने रेल लाइन पर धरना दिया और ये धरना बहुत बड़ा था और वहां पे एक बड़ा गोलीकांड हो गया। आरोप लगे कि संजय निषाद के लोगों ने उसमें गोली चलाई और उसकी वजह से एक युवक मर गया और डीआईजी, गोरखपुर के डीआईजी घायल हुए, संत कबीर नगर के एसपी घायल हुए और इसकी वजह से वहां पर जो भगदड़ मची उससे कई पुलिस वाले भी घायल हुए, काफी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए। तो एक बड़े कांड के बाद उन्होंने काफी दिन तक संघर्ष किया और वो भागे भागे फिरते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने
आत्मसमर्पण किया और उसके बाद लेकिन उनकी राजनीति एक नए तरीके से आगे बढ़ने लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको पहली कामयाबी जो मिली वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर मिली। डॉक्टर संजय निषाद की कहानी 2017 से शुरू होती है। 2017 में निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। वो उन्होंने पीस पार्टी के साथ समझौता किया। मोहम्मद अयूब की पार्टी थी पीस पार्टी, और वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ाती थी। जिस तरह से इस वक्त सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर छोटे दलों का एक घटक बनाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह से मोहम्मद अयूब अपनी एक पीस पार्टी उन्होंने बनाई थी और उस दौरान वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और 2017 में संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का समझौता उसी दल के साथ हुआ था और उस समझौते के तहत उन्होंने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि उनको विजय मिली सिर्फ एक सीट पर, और वो सीट भी इसलिए जीती गई क्योंकि वहां से बाहुबली विजय मिश्र चुनाव लड़ रहे थे। ज्ञानपुर सीट है वो, और उन्होंने विजय मिश्र जीत हासिल हुई विजय मिश्र को, और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी जो है एक तरह से प्रकाश में आई, एक तरह से राजनीति की मुख्य धारा में आई 2017 में। लेकिन 2019 में एक बड़ी कामयाबी संजय निषाद को इस रूप में मिली क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 17 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने गोरखपुर सीट छोड़ दी, और गोरखपुर सीट पर जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने समझौता किया समाजवादी पार्टी के साथ, और उन्होंने अपने बेटे प्रवीण निषाद को वहां से खड़ा किया समाजवादी पार्टी के सहयोग से। और देखिए कहानी कैसे बदलती है कि 17 के बाद 19 में उन्होंने एक संसदीय सीट को जीत लिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से। उनके बेटे प्रवीण निषाद संसद पहुंच गए लोकसभा सदस्य बनकर, और लेकिन उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में कर लिया। 2019 में संजय निषाद की पार्टी को संत कबीर नगर सीट से प्रवीण निषाद को लड़ाया गया, और प्रवीण निषाद 2019 में चुनाव लड़कर एक बार फिर संसद पहुंच गए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, और तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। 2021 में उन्होंने अपनी थोड़ी राजनीतिक गतिविधि तेज की, वो प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे। कई बार ये चर्चा चली, कई बार उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई, केशव प्रसाद मौर्य से हुई, और वो चाहते थे कि सत्ता में भागीदारी उनकी बढ़े। और चुनाव आने के पहले आमतौर पर छोटी पार्टियां इस तरह से एक कसरत कवायद करती हैं, और इस रूप में संजय निषाद जब उस समय प्रयास कर रहे थे तो वो एक स्टिंग ऑपरेशन में भी फंस गए थे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन उस विवाद का असर ज्यादा नहीं हुआ संजय निषाद को। इसके बावजूद 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें दी समझौते में, और 15 में से 11 सीटें जीतकर उन्होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यानी उत्तर प्रदेश में अब वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद और अपना दल के बाद चौथे नंबर की पार्टी बन गए हैं। तो ये जो एक करिश्मा डॉक्टर संजय निषाद ने अपने समाज को जोड़कर किया है, ये भी अपने आप में एक उल्लेखनीय है, और ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जातियों की महत्वाकांक्षा किस तरह से मायने रखती है, और इसी महत्वाकांक्षा को अपने साथ मिलाकर बड़े दल करिश्मा करते हैं, क्योंकि इन जातियों के वोट अलग अलग समूहों में बटे हुए अलग अलग स्थानों पर थोड़े बहुत 10,000 से लेके 20,000 25,000 उससे भी ज्यादा कई जगहों पर इनकी उपस्थिति है, और उसकी वजह से उनकी वहां पर एक ताकत है, और इस ताकत को बड़े दल समझते हैं, और उसी ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके उन्होंने ये करिश्मा किया है। यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि संजय निषाद ने 11 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा, यानी संजय निषाद की पार्टी ने निषाद पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी के सिंबल का इस्तेमाल किया गया। यानी इनके हिस्से में 6 सीटें ही आई हैं टेक्निकली, लेकिन चूंकि 11 सीटों पर प्रभाव था, 11 सीटें इनको समझौते में मिली थी, इसलिए 11 सीटों के साथ ये अपनी पार्टी को विजय होने का दावा किया इन्होंने। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के 127 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया, और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को विजय मिली। तो एक तरह से देखा जाए तो संजय निषाद डॉक्टर संजय निषाद का कद राजनीतिक कद आगे बढ़ा है, और अधिकतर मंचों पर
देखा जाए तो पूर्वांचल के कई मंचों पर वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको महत्व दिया, क्योंकि निषाद पार्टी से जुड़े हुए वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थे।